हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है उसमें क्लास नंबर 24 को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 23 तक अपनी क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 22 और 23 को पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो 23 क्लास नंबर है उसमें थोड़ी सी बड़ी लगभग 30 मिनट की वीडियो बन गई है, तो उस पर काफ़ी कम लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो लंबी इसलिए बनी क्योंकि उसमें मैटर ज़्यादा था और अच्छा था। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, बाकी आप लोगों की जो मर्जी हो। ठीक है, अब ये देखिए 7th और 8th चैप्टर है, ये 8th क्लास का। ठीक है, तो क्लास नंबर 24 है और इसमें देखिए दो चैप्टर पढ़ेंगे। एक है जंतुओं में जनन और दूसरा है किशोरावस्था। अब इसमें देखिए कि ये दोनों चैप्टर कहाँ पर हैं। ये आपका, ये देखिए किशोरावस्था ये है और जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जनन, जंतु की संरचना, जंतुओं में जनन। ठीक, जंतुओं में जनन यहीं कहीं पे होगा। ठीक है, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण और जनन, तो ये जंतुओं में जनन यहीं से आया। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास की जो सीरीज चल रही है। अब ये क्लास नंबर 24 है और टोटल 28 तक आपकी क्लासेज हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर आपके करवाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज 24 हो जाएगी और फिर एक और शाम को हो जाएगी। तो आज पूरे दिन में 4 वीडियो आपको मिली है, 3 बचेंगी, वो कल आपकी हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जंतुओं में जनन की दो प्रमुख विधियां हैं, एक है अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक जनन क्या होता है? जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं, या कई प्रकार से होता है। अमीबा, अब देखिए अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जंतु है, इसे कोशिका के मध्य में केंद्रक में होता है। केंद्रक परिपक्व होकर दो भागों में बंटने लगता है, जिससे प्रजनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अंत में अमीबा का शरीर भी दो भागों में बंट जाता है, प्रत्येक भाग में विभाजित केंद्र मौजूद रहते हैं। ये बस ऐसे बता दिया, कोई खास चीज नहीं। अब यहाँ पे देखिए अमीबा के अतिरिक्त कुछ कुछ जीव जैसे मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम आदि में जनन बहुविभाजन के द्वारा होता है। इसके बाद जो किशोरावस्था वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो काफी कम चीजें हैं, बस इनको थोड़ा सा देख लेंगे बस। लैंगिक जनन कैसे होता है? लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहते हैं। दूसरी ओर जंतु, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे केचुआ, जोक आदि में नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक है, मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर अकशेरुकी जंतुओं तथा मछली, मेढक आदि में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को जल में विसर्जित किया जाता है और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार के निषेचन से जो जंतु के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया। अब देखिए जरायुज एवं अंडायुज क्या होते हैं। ठीक है, अंडीयुज क्या होते हैं। आपने अब तक जाना है कि कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं, जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। ठीक है, बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जो बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, वेल, ये सारे क्या है? जरायुज है, क्योंकि ये बच्चे देते हैं। और अंडे देने वाले जंतुओं को अंडीयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली, मेढक आदि, ये सारे अंडीयुज हैं। ठीक, तो इतना ही था बस इसमें। ये वाला कौन सा चैप्टर था? जनन वाला, जंतुओं में जनन। ठीक, इसमें कुछ खास नहीं था ज़्यादा। अब किशोरावस्था है, इसमें लगभग सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत सी चीज़ें हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किशोरावस्था क्या है। वह वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक चलती है। ठीक है, अब बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पहले ही हो जाता है। ठीक, पहले ही स्टार्ट हो जाता है। और देखिए किशोर तथा किशोरियों में किशोरावस्था के समय होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन निम्नलिखित है। देखिए क्या कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती है। 18 वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम अधिकतम आयु मतलब लगभग अधिकतम, यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉप हो गया शायद। ठीक है, अधिकतम अपनी ऊंचाई मतलब अपनी जो लंबाई होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। और लंबाई जो है वो उनकी मतलब गुणसूत्रों, सॉरी, हार्मोन्स के हिसाब से, जो उनके पैतृक जो होता है उस हिसाब से उनकी लंबाई का असर पड़ता है। जिनके माता पिता मतलब बौने होते हैं तो उनको बौने होने के चांस होते हैं। ठीक है, मतलब गुणसूत्रों के आधार पे ये सब चीजें होती हैं। आगे देखिए स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में सक्रियता। तो ये देखिए
किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां की सक्रियता बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों के अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियां, कील और मुहासे निकलने लगते हैं। ठीक है, अक्सर देखा होगा कि 16-17 साल की एज होती है तो चेहरे पर फुंसियां, कील और मुहासे निकलने लगते हैं, तो इसका कारण किशोरावस्था है। ठीक है, अब देखिए जननांगों की परिपक्वता, ये भी आप लोगों को पता ही है। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, जो मानसिक विकास का सूचक है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियां किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, वे तर्क वितर्क करने लगते हैं। अब ये लाइन पढ़ के आप लोगों ने, जिन्होंने, जितने लोग हैं, आपने बीएड या बीटीसी जरूर किया होगा, मतलब डीएलएड किया होगा, तो आपने स्टैनले हॉल के बारे में सुना होगा। उन्होंने ये कहा था, ये अवस्था तनाव, दबाव एवं तूफान की अवस्था होती है। वही चीज यहाँ पे इन्होंने कही है। ठीक है, वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते, कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगती है। ठीक, तो ये हो गया। अब द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए कुछ और भी, श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्राविक ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्वोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। अब देखें, किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलने लगती है। इसी तरह ये पूछा जा सकता है कि लड़कों में मूछ दाढ़ी निकलने के लिए कौन सा हार्मोन, मतलब जिम्मेदार है, तो कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और इसी तरह अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव होता है, जिससे लड़कियों के स्तन विकसित होने लगते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। टोटल कितने, 23 जोड़ा, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों के समान प्रकृति के होते हैं, जो संतति के में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनसे भिन्न होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र यक्स तथा वाई के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है, लिंग, इनसे लिंग का निर्धारण होता है कि बच्चा जो है वो पुरुष होगा या मादा। ठीक है, मतलब लड़का होगा या लड़की। स्त्री में 2 यक्स गुणसूत्र होते हैं, जो स्त्रियां होती हैं उनमें दोनों यक्स गुणसूत्र होते हैं, और पुरुष होते हैं उसमें यक्स और वाई होता है। ठीक है, आगे देखें, जबकि पुरुष में यक्स तथा वाई गुणसूत्र होता है। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज यक्स वाई प्रकृति होती है और नवजात शिशु लड़का होता है। ठीक है, जब यक्स और ये पुरुष महिला का जो गुणसूत्र यक्स है, इसका यक्स इसके पुरुष वाले यक्स के साथ होता है तो ये लड़की होगी। ठीक है, और जब महिला का यक्स, महिला के पास तो यक्स ही होता है, पुरुष के पास यक्स वाई होता है। ठीक है, जब यक्स का या वाई से होता है तब लड़का होता है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो लड़का होता है। ठीक है, मतलब पुरुष जो होता है वो होता है, नवजात शिशु लड़का होता है। जबकि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के साथ अंडाणु के निषेचन होने पर युग्मनज एक्स एक्स प्रकृति होती है और नवजात शिशु लड़की होती है। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं कि पुत्र के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी वाई गुणसूत्र केवल पुरुषों में ही पाए जाते हैं, इसलिए पुत्र पैदा ना होने पर स्त्रियों को दोष ठहराना अवैज्ञानिक है। ठीक है, ये हालांकि अब चीजें थोड़ी सी कम हो रही हैं, लेकिन पहले जमाने में तो काफी दिक्कतें होती थी। ठीक है, अब लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी अगर देखा जाए तो 30% होंगे लोग जिनके मन में ये सब चीजें चलती रहती होंगी। ठीक है, नहीं है ज्ञान, नहीं पता है, तो सोच है उनकी ऐसी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, समाज में संतान के लिए लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित करना पूर्णतः गलत तथा निराधार है। ठीक है, अब देखिए धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, देखिए यहाँ पे आ गया, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर किशोरियां तनावयुक्त, भ्रमित तथा असुरक्षित महसूस करते हैं। इन तनावों से उभरने के लिए किशोर अनजाने में ही धूम्रपान या मादक पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन करने लगते हैं। धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं और इससे उनके आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है। ठीक है, ठीक है, तो ये काफी नुकसानदायक होता है। अब खुद ही समझ सकते हैं, धूम्रपान करने से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न रोग होते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है, तथा उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। ठीक है, ये बाद में लोगों को पता चलता है कि ये कितने घातक हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को, 31 मई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान है। ठीक है, पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पे भारत। अब तो लग रहा है कि नेक्स्ट जो अभी जनसंख्या, वो मतलब जनगणना होने वाली है, उसमें ऐसा ना हो कि भारत सबसे ऊपर निकल जाए, जिस हिसाब से बढ़ रही है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी, जो निरंतर बढ़ रही है। ठीक है,
इससे क्या हो रहा है, वही बात, गरीबी बढ़ रही है, लोगों को शिक्षा का अभाव है, क्योंकि अब इतनी सुविधाएं हैं नहीं, तो सही से पालन पोषण नहीं हो पाता, कम उम्र में विवाह हो जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, बस यही एक ही चीज़ है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसमें देखिए कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत एक परिवार में दो बच्चों की संकल्पना दी गई है, जिसके अंतर्गत हम दो हमारे दो का प्रचलित नारा दिया गया है। ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत है ये। ठीक है, दो बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना भी आवश्यक है। बेटे हो या बेटियां, दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की गई कौन कौन सी हैं। मिशन इंद्रधनुष, इसमें देखिए क्या होता है, उद्देश्य सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से, अब देखिए इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर इंद्रधनुष बनता है, तो इसमें 7 बीमारियां हैं, कौन कौन सी, उनसे लड़ने के लिए बनाया गया है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इन 7 को आप याद रखिए, पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष किन किन बीमारियों से सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, टीकाकरण किन के लिए है, किन बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए। तो ये सातों आपको पता होना चाहिए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी। जननी सुरक्षा योजना, इनका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। अब राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, ये क्या है, इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना है। एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए फोन 108 प्रादेशिक सेवा या 102 नेशनल सेवा डायल करना होता है। अब तो 112 हो गया है शायद, कंफर्म नहीं है मुझे इस समय थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों जो चैप्टर हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सेवेंथ और अर्थ। ठीक है, सेवेंथ और अर्थ कंप्लीट हो गए, और एक वीडियो और आ जाएगी तो आपकी क्लास नंबर 25 हो जाएगी, और 3 वीडियो जो बची हैं वो आपकी कल, मतलब कि 5 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा आपका साइंस का। मैं ये इसलिए 3-3 4-4 डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे कल तक कंप्लीट करना है, और जो मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है मुझे बहुत जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसके बाद आगे की बातें हम लोग करेंगे, और मैं बिना आपसे पूछे कुछ करूंगा नहीं, तो आपसे पूछ लूंगा कि किस तरीके से आगे क्या किया जाए, उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी कमी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा, और जैसा भी हो वैसा बताइएगा। अब मैंने नोबेल पुरस्कार के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार करंट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अगर आपको उसमें, पहली बात तो बेस्ट मैंने अपनी तरफ से उसमें बेस्ट दिया है, और बहुत अच्छे से पीडीएफ तैयार की है, उसमें सभी चीज़ों को ले लिया है, जितनी भी नोबेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ सकता है उसको सबको ले लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।